हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बलबन के बारे में बात करेंगे जिसने इल्तुतमिश के बाद में दिल्ली की गद्दी को अपने हाथों में लिया था। 1266 में उलुग खां गयासुद्दीन बलबन की उपाधि लेकर के गद्दी पर बैठा था। फरिश्ता लिखता है कि गद्दी पर बैठने से पूर्व उसने संघर्ष में इल्तुतमिश के सभी उन्हीं वंशजों को मार दिया था जिन्हें वह अपना प्रतिस्पर्धी समझता था। इस प्रकार से उसने निर्विघ्न होकर के अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया था। बलबन के जीवन के बारे में हम बात करें तो बचपन में उसको दास के रूप में बेच दिया गया था जब मंगोलों ने उसको बंदी बना लिया था। बगदाद से गुलाम के रूप में बिकता हुआ वह दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में ग्वालियर की विजय के पश्चात में जब इल्तुतमिश की नज़र उस पर पड़ी तो इल्तुतमिश ने उसको दास के रूप में खरीद लिया था। उसकी योग्यता और कार्यक्षमता से प्रभावित होकर के रजिया के शासनकाल में वह अमीर शिकार के पद पे नियुक्त कर दिया गया था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले तुर्की अमीरों में वह भी शामिल था। सुल्तान बहरमशाह के शासनकाल में वह अमीर आखुर के पद पर रहा था। अमीर हाजिब बदरुद्दीन सुनकर का वह कृपापात्र बन गया था और उसने बलबन को रेवाड़ी की एकता प्रदान कर दी थी। सुल्तान बहरमशाह के पदच्युत कराने के जो षड्यंत्र किया गया था उसमें भी वह शामिल था। इसलिए जब सुल्तान अलाउद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठा तो उसने उसको हासी का इख्ता प्रदान कर दिया था और कुछ ही समय पश्चात उसको अमीर हाजिब का पद प्रदान कर दिया गया था। अमीर हाजिब के पद पर रह करके बलबन ने अपनी शक्ति और प्रभाव में काफ़ी विस्तार कर लिया था और धीरे धीरे राज्य की शक्ति अपने हाथों में ही उसने केंद्रित कर ली थी। अलाउद्दीन मसूद शाह के गद्दी से हटते ही नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बैठाने में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के काल में वह सुल्तान का सर्वाधिक शक्तिशाली कृपापात्र बन गया था। अगस्त 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया था। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि तथा नायब ममलकत का पद प्रदान किया गया था। इस प्रकार उसने शासन के सारे अधिकार और शक्ति अपने हाथों में प्राप्त कर ली थी और वास्तविक शासक के रूप में ही वह शासन करने लग गया था। 1266 में नासिरुद्दीन के पश्चात वह सल्तनत के सुल्तान पद पर गद्दी पर बैठा। इसीलिए उसका किसी ने भी विरोध नहीं किया क्योंकि वह नासिरुद्दीन के समय में ही काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। लेनपुल के शब्दों में अगर कहा जाए तो भिश्ती, शिकारी, सेना नायक, वजीर और सुल्तान के पद पर कार्य करने वाला बलबन दिल्ली सल्तनत के चित्ताकर्षक सुल्तानों में से एक था। परंतु जिस प्रकार से उसने गद्दी प्राप्त की थी तो सुल्तान का पद उसके लिए कोई सिंपल पद नहीं था और न ही उसको फूलों का ताज मिला था। उसके सामने भी कई प्रारंभिक समस्याएं थी और कठिनाइयां थी। उसकी प्रमुख कठिनाइयों में से जो पहला था वह यह कि जिस तरह से पिछले दशकों में सुल्तान का पद एक के हाथों से दूसरे हाथों में पास ऑन किया जा रहा था और जिस तरह के कमज़ोर शासक गद्दी पर बैठ रहे थे और उनको पदच्युत करने का मतलब ताज और सरदारों के बीच में जो आँख मिचौली इस समय चल रही थी उससे वह अच्छी तरह से वाकिफ था और वह चाहता था कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को अब कायम किया जाए। इल्तुतमिश के पश्चात जो प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी और चिहलगानी मैंने आपको जब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि चिहलगानी करके 40
सामंतों का मिलकर के एक ग्रुप बना लिया गया था जिसमें सिर्फ तुर्क सरदार ही शामिल थे। वे तुर्क अमीर जो तुर्की से भारत में आए थे और सत्ता से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए थे, जो सरदार या अच्छे खानदान से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने मिल करके इल्तुतमिश के नेतृत्व में एक चहलगानी ग्रुप कायम किया था। इसमें वे 40 सरदार शामिल थे जो तुर्क सरदार थे और सत्ता से संबंध रखते थे। पिछले इन दशकों में इन चहलगानियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सुल्तानों को गद्दी पर बैठाने और उतारने में, और बलबन चूँकि उन्हीं में से एक था, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए इन चहलगानी को समाप्त करना भी ज़रूरी है और उनका सम्राट के प्रति आदर और सम्मान पैदा करना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए उसने तुर्क सामंतों की शक्ति और प्रभाव को नष्ट करना और जन साधारण में सुल्तान के प्रति भय और सम्मान की भावना को उत्पन्न करना बलबन की प्राथमिक आवश्यकता बन गई थी। जैसा कि ABM हबीबुल्लाह लिखते हैं कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत नामक संस्था को या सुल्तान के पद को कायम करने की एक रूपरेखा ही तैयार की थी, यानी कि उसका केवल निर्माण ही किया था। उसको पुनर्जीवित करने और उसे उसकी उस स्थिति को पूर्णता में पहुंचाने का कार्य बलबन के द्वारा ही संपन्न किया गया था। दूसरी समस्या बलबन के सम्मुख थी, वह दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा और उसका संगठन करना, और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा से ही संबद्ध सारी कठिनाइयाँ पैदा हो रही थीं। तीसरा था मंगोल आक्रमण। इल्तुतमिश के समय से जो मंगोल आक्रमण भारत पर प्रारंभ हुए थे, उन मंगोल आक्रमण से भारत की सीमाओं की रक्षा करना ही उसको संगठित करना, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश को मंगोल आक्रमणों से मुक्त करना ही इस समय बलबन की प्रथम आवश्यकताओं में से एक थी। चौथा, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात में हिंदुओं की दिल्ली के आसपास और बदायूं और दोआब के क्षेत्र में राजपूतों की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी और वे राजस्थान, दोआब, मालवा, बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर हिंदू शासक थे, वे अपनी शक्ति को पुनः स्थापित कर रहे थे और विस्तृत करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए बलबन अब यह चाहता था कि इन हिंदू शासकों की आक्रमणकारी शक्ति को और इनकी संगठित शक्ति को समाप्त कर दिया जाए और इन्हें सल्तनत के अस्तित्व के अधीन ही ले लिया जाए। तो इन सब प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक था कि वह अपने राज्य में प्रशासन और कानून व्यवस्था की स्थापना करता। बलबन ने यह स्वीकार कर लिया था कि सुल्तान होने के नाते उसके साम्राज्य में शांति और न्याय की स्थापना करना ही उसका मुख्य कर्तव्य है। इसलिए उसने अपनी 4 समस्याग्रस्त जो प्रदेश थे, दिल्ली का निकटवर्ती प्रदेश, गंगा जमुना का दोआब का प्रदेश, अवध का प्रदेश और कटिहार रूहेलखंड का प्रदेश, इनको अपने अधीन लाने की उसने कोशिश करी और उसने इस पे बल भी दिया। सबसे पहले उसने अराजकता जो दिल्ली के आसपास फैली हुई थी उसको समाप्त करने के लिए और जन सामान्य में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से उसने दिल्ली के निकटवर्ती सारे प्रदेशों में जो जंगल फैल रहा था उसको कटवाना प्रारंभ कर दिया और उन अवांछनीय तत्व जो वहाँ पर रहते थे, इसमें मुख्य रूप से हम मेवों की बात करेंगे, जो दिल्ली में जब देखो तब दिल्ली दरवाजे पर आक्रमण करते थे और दिल्ली को लूट करके वापस आ जाते थे। कहते हैं कि मेवों के डर से दिल्ली के दरवाजे जो थे वे सूरज ढलने के बाद तुरंत ही बंद कर दिए जाते थे। तो इस प्रकार से उसने जंगलों को कटवा करके
जो लूटपाट करने वाले थे उनको रहने का ठिकाना उसने बंद कर दिया था। अब वे सब खेतों में तब्दील कर दिए गए थे या मेव जो थे वे पहाड़ों में रहने के लिए चले गए थे। इसके अतिरिक्त मेवों को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से उसने इस क्षेत्र में गोपालगीर नामक एक दुर्ग का भी निर्माण कराया था और अन्य सैनिक चौकियां भी स्थापित करी थी। मेवों के द्वारा बलबन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी जो यकलखी जो था वह मारा गया था, परंतु बलबन जो था वह मेवों का संपूर्ण नाश करने में सफल रहा था और उसने मेवों को धर्मांतरण करके मुसलमान धर्म स्वीकार करने के लिए भी मजबूर कर दिया था। इसके पश्चात उसने गंगा और दोआब के क्षेत्र पे, गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ करी और उसने यह नीति निर्धारित करी कि जिन गांव के लोग अवज्ञाकारी हैं और उस गांव को पूर्ण रूप से नाश कर दिया जाए। इससे इस नीति के अंतर्गत यह निश्चित था कि उन गांव के निवासियों की सामूहिक हत्या की जानी थी, चाहे वे बच्चे हों चाहे वे स्त्री हों। इस प्रकार का आदेश जैसे ही वहां पहुंचा और जंगलों को काट करके साफ किया जाने लगा तो अराजक तत्व और विद्रोही जो थे वे छुप नहीं सके और बर्नी लिखता है कि उसके आदेश का तत्काल पालन किया गया और विद्रोहियों का समूल नाश कर दिया गया, जंगल साफ कर दिए गए। कहीं जब इन्हें ठिकाना प्राप्त नहीं हुआ तो दोआब के लोगों ने समर्पण कर दिया और अधीनता मान ली। इसके पश्चात बलबन ने अवध के क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करी। वह स्वयं कंपिल और पटियाली नामक स्थानों पर पहुंचा और 6 माह के लिए उसने वहाँ पे एक डेरा लगा लिया था, सैनिक शिविर लगा लिया था। और वहाँ पर वे जो विद्रोही लोग थे, लुटेरे थे, जो डाकू थे, जो नगरों को लूट रहे थे, उन सब के विरुद्ध वहाँ रह करके कार्यवाही की, जिसका परिणाम बर्नी लिखता है कि हिंदुस्तान की ओर का मार्ग खुल गया। यानी दिल्ली से इन प्रदेशों पर अब सुरक्षात्मक कदम उठा लिए गए थे और अब किसी भी प्रकार की अवांछित लूट और डकैती नहीं होती थी। अब व्यापारी और उनका कारवा जो था वह सुरक्षित रूप से आ जा सकता था। इन क्षेत्रों में से जो भारी मात्रा में लूट का माल प्राप्त हुआ वह संपत्ति दिल्ली लाई गई, जिसमें कई दासियां आए और भेड़ और बकरियां भी प्राप्त हुई। काम्पिल, पटियाली और भोजपुर में दृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया गया और वहां पर नियंत्रण हेतु सैन्य चौकियां स्थापित की गई। बर्नी आगे भी लिखता है कि जो पहले लूटमार करने वाले डाकुओं के निवास स्थान थे वे अब मुसलमानों का स्वदेश या सैनिकों के केंद्र बन गए थे। इस प्रकार वहां शांति स्थापित करने में वह पूर्णतः सफल रहा था। इसके पश्चात दोआब और अवध में जब शांति व्यवस्था हो गई तो बलबन अब कटेहर यानी कि रूहेलखंड की ओर आगे बढ़ा था और वहां उसने अपनी सेना को सब पहले आगे भेज दिया था। सुल्तान को यह समाचार मिल रहा था कि वहाँ के लोग लूटपाट में काफ़ी लगे रहते हैं, किसानों को और गांवों को लूटते हैं। बदायूं और अमरोहा जैसे क्षेत्रों में ज़बरदस्त लूटमार होती है और किसान उससे बेहद परेशान है। इन क्षेत्रों में जो बदायूं और अमरोहा के जो क्षेत्र थे वहाँ के इक़्तेदार जो थे वे बेहद परेशान रहते थे, क्योंकि रेवेन्यू किसी भी प्रकार का कलेक्शन नहीं हो रहा था। लुटेरों को या डकैतों को शासन का किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा था। इसलिए बलबन ने वहाँ पर अपनी सेना भेजी थी। सैनिकों ने वहाँ पहुँच करके अपनी कार्यवाही प्रारंभ करी थी। उसने सबसे पहले वहाँ पर लोगों को पकड़ करके और उनकी हत्याएं करनी प्रारंभ कर दी, जो भी विद्रोही समझ में आता था। तो इस प्रकार जब खुलेआम रक्त बहाया जाने लगा तो लोग बाग उससे डर गए थे और उन्होंने लूटपाट करनी छोड़ दी थी।
लाशों का ढेर प्रत्येक गांव में लग जाते थे और उनमें फिर आग लगाई जाती थी या वो सड़ते रहते थे। इस तरह से बर्नी ने यह लिखा है और इसकी दुर्गंध से वहाँ के लोग परेशान हो गए थे। उसकी इस कार्यवाही से जो कटिहार के लोगों में डर और भय उत्पन्न हुआ। बर्नी लिखता है कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम तक उस इलाके में, रोहिलखंड इलाके में आगे कभी भी विद्रोह नहीं हुआ। इस प्रकार कटिहार में अराजकता समाप्त करने के पश्चात बलबन ने जूद पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पे उसने जंगल कटवा करके विद्रोहियों को समाप्त किया और उनके वहाँ से जो लूट में प्रयुक्त घोड़े होते थे वह उसने स्वयं के लिए प्राप्त किए। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में बलबन ने उन सभी विद्रोहों का अंत कर दिया और अपनी संगठन की नीति पर बल दिया, जिसके लिए हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। थैंक यू।